Yo, welcome to Physics with Vinay. Hi, I'm Vinay and I'm back. And I'm back with a one-shot series for JEE Mains 2025. आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं Geometrical Optics, start to end, all theory, all concepts, and lots of PYQs as always. And by the end of the lecture, you will be a master of Geometrical Optics for your JEE Mains 2025. तो हर तरीके का क्वेश्चन भी हम करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ PYQs करेंगे, डिफरेंट लेवल्स आई मीन, क्योंकि देयर इज देयर इज एन एक्सपेक्टेशन दैट इस साल थोड़ा सा टफर लेवल का पेपर आने वाला है NTA से. सो वी आर गोइंग टू डू PYQs फ्रॉम 2019 2020 जहाँ पे पेपर का लेवल थोड़ा सा ज़्यादा टफ था कंपेयर्ड टू 2023 2022 वगैरह. ऑलराइट, सो आई होप यू आर एज एक्साइटेड एज आई एम टू मास्टर दिस चैप्टर. लेट्स गो. तो इस चैप्टर को शुरू करते हैं बाय टॉकिंग अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो सपोज मेरे पास एक ऐसा प्लेन सरफेस है and I have a light ray incident. So the angle of incidence is the angle between the incident ray and the normal to the surface. So let's say a plane mirror है, this is a plane mirror, and उससे perpendicular हमने normal बनाया. So angle of incidence is defined as the angle between the incident ray and the normal. And angle of reflection, you can imagine, is the angle between the reflected ray and the normal. So the laws of reflection state that the angle of incidence and angle of reflection are equal. ठीक है, ये अपन याद रखेंगे. एंड द अदर पॉइंट, द अदर सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोल सकते हो, इट स्टेट्स कि जो इंसिडेंट रे है नॉर्मल है एंड रिफ्लेक्टेड रे है, दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन. इसका मतलब क्या है कि जो इंसिडेंट रे नॉर्मल है वो मेरा प्लेन ऑफ बोर्ड में है, बोर्ड के प्लेन में है, तो रिफ्लेक्टेड रे भी वही बोर्ड के प्लेन में हो. ठीक है, वैसे बाहर की तरफ नहीं आएगा. ऑलराइट, तो ये मेरा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. लेट्स टॉक अबाउट द एंगल ऑफ डिविएशन. सो ये जो मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाया वो किससे था? नॉर्मल से था, राइट. अब अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं, जस्ट उस लाइन को एक्सटेंड करूं, ठीक है, सो आई वांट टू फिगर आउट कि इस इंसिडेंट रे के लाइन से कितना डिविएट हुआ है द रिफ्लेक्टेड रे. सो द रिफ्लेक्टेड रे इज गोइंग दिस वे, दिस एंगल इज आल्सो इक्वल टू आई बिकॉज आई इक्वल टू आर. तो ये जो एंगल है दैट इज द एंगल ऑफ डिविएशन. ठीक है, कितना हो जाएगा? पूरा ये जो एंगल है वो 180 डिग्री है और ये 2 इंटू एंगल ऑफ इंसिडेंस है. सो डेल्टा वुड बी पाई माइनस 2i. ठीक है, सो एट एवरी सरफेस वेयर द लाइट रे गेट्स रिफ्लेक्टेड इट गेट्स डिविएटेड बाय हाउ मच एंगल? पाई माइनस 2i रेडियंस में. ऑलराइट, तो ये हम विल रिमेंबर इट. ओके, देख लो. लेट्स लुक एट अ क्वेश्चन दैट केम इन JEE 2022. तो मेरे पास दो मिरर्स है ऐसे, ये 75 डिग्री बना रहे हैं. एक रे इंसिडेंट है such that it gets reflected from the first mirror then the second mirror and this angle of reflection from the second mirror is 30 degrees. So find the total angle of deviation. ठीक है, ये पूछा गया है. Alright, so क्या करेंगे अपन? पहले तो we'll try to calculate the angle of incidence here. क्योंकि angle of deviation का फॉर्मूला मुझे पता है, pi minus 2i, करेक्ट. So angle of incidence अपन कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर. तो ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री है, तो ये पूरा 90 है तो ये कितना हो जाएगा? 60. अब ये ट्रायंगल को देखो, 60 प्लस 75 मतलब कितना? 135. मतलब ये कितना बन जाएगा? 45. और ये 90 डिग्री है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर कितना हो जाएगा? 45 डिग्री. ठीक है, ओके. सो अब जब अपने को एंगल ऑफ डिविएशन निकालना है, टोटल डिविएशन निकालना है, मतलब दो रिफ्लेक्शन हो रहे हैं, ऑल वी हैव टू डू इज ऐड द इंडिविजुअल एंगल ऑफ डिविएशन. सो क्या करेंगे? सबसे पहले इस मिरर पे कितना एंगल ऑफ डिविएशन हो जाएगा? 180 डिग्री. सब डिग्रीज में कर रहे हैं तो 180 माइनस 2i मतलब 45 डिग्री, प्लस यहाँ पर कितना एंगल ऑफ डिविएशन हुआ? 180 माइनस कितना एंगल ऑफ इंसिडेंस? 30 डिग्री. ठीक है, तो सिंपल है. दिस विल बिकम 180 माइनस 90 प्लस 180 माइनस 60. तो कितना हो जाएगा? 360 माइनस 60 is 300 माइनस 90 is 210 डिग्री. सो दैट इज योर आंसर. ओके, तो जस्ट याद रखना कि मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हो रहे हैं, एंगल ऑफ डिविएशन पूछा, कुछ ज्यादा डरना नहीं है, कुछ सोचना नहीं है. इंडिविजुअल एंगल्स ऑफ डिविएशन निकालो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला. ओके, एंड देन ऐड. देख लो. लेट्स लुक एट अ क्वेश्चन दैट केम इन JEE 2019. तो ऐसा क्वेश्चन था कि दो मिरर्स है मेरे पास और एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट है पैरेलल टू द बेस मिरर एंड देन रिफ्लेक्ट होता है एंड देन अगेन रिफ्लेक्ट होता है एंड इट इमर्जेस पैरेलल टू दिस मिरर. ठीक है, so incident ray is parallel to the base mirror and final emergent ray is parallel to this mirror. तो पूछा गया what is the angle between the two mirrors. Okay, so let's look at this. तो ये जो incident ray है और ये ray है, they are parallel, so angle ये थीटा हो जाएगा. अगर यहाँ पे नॉर्मल बनाऊं मैं
तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये भी वही एंगल 90 माइनस थीटा। अब ये पूरा 90 डिग्री है तो ये एंगल थीटा, करेक्ट। अब ये वाले रे को देखो, दिस इज पैरेलल टू दिस, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा, दिस एंगल वुड बी 90 minus theta, this angle will also be 90 minus theta, angle of incidence is equal to angle of reflection, and therefore because this is 90 degree, this angle will again be theta, theta 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 एक triangle में मतलब equilateral triangle मतलब theta का value 60 degree, okay देख लो। Now let's talk about the concept of object and image in optics. So object का definition क्या होता है कि कहीं भी मेरे पास incident rays है, वो कहीं पे भी meet कर रहे हैं, that is called object, ठीक है, द इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। एंड इमेज क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज, ठीक है। सो यहां पर दो तरीके के ऑब्जेक्ट को कैटेगराइज करते हैं अपन, रियल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट। सो इफ सपोज मेरे पास एक मिरर है एंड इफ द इंसिडेंट रेज आर डाइवर्जिंग फ्रॉम सम पॉइंट, तो जो इंटरसेक्शन है दोनों पॉइंट, दोनों इंसिडेंट रेज का, that is called a real object, ठीक है। that's the definition of real object। इमेज की बात करता हूं, पहले दूसरे तरीके का ऑब्जेक्ट भी देख लेते हैं, which is called the virtual object। so virtual object is कि incident rays are trying to converge का मतलब है कि अगर मिरर नहीं होता तो वो यहां पे कन्वर्ज करते हैं, so that is called a virtual object because they are not actually intersecting, or you can say they are trying to intersect behind the mirror, so that is called a virtual object। यहाँ पर the incident rays are intersecting in front of the mirror, that is called a real object, okay। so intersection of incident rays, that is the definition of object in geometrical optics। अब image क्या होगा, like I said, image will be the intersection of reflected rays। तो अगर यहाँ पर मैं देखूँ real object ऐसे reflect होंगे तो the intersection would be behind the mirror, so that is called a virtual image। So anything behind the mirror is virtual, whether it is object or image। Behind the mirror, virtual object, behind the mirror, virtual image, ठीक है। एंड ये जो मेरे पास virtual object है उसके जो रेस है वो रिफ्लेक्ट ऐसे होंगे, वो यहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे, so then that will be called, that is forming in front of the mirror। Front of the mirror anything is there, whether it is image or object, that is real image because it is in front of the mirror। यहाँ पर ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर तो वो रियल ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सिंपल है, मिरर के पीछे कुछ भी है ऑब्जेक्ट इमेज, उसको क्या बोलेंगे वर्चुअल, इमेज के मिरर के सामने है तो क्या बोलेंगे रियल, ओके। ऑलराइट, सो यहाँ पर बिकॉज ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये भी आई है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आई है, तो दिस एंगल इज ऑल्सो आई बिकॉज ये आई पैरेलल लाइंस वाला प्रॉपर्टी, ठीक है। सो बेसिकली यू कैन सी कि ये एंगल आए, ये 90, ये 90, और ये देयरफॉर दिस बिकम्स लाइक अ टू सिमिलर ट्रायंगल्स। सो ये जो डिस्टेंस है वो भी सेम हो जाता है। सो बेसिकली कंक्लूजन इज दैट जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है इन फ्रंट ऑफ द मिरर उतने ही डिस्टेंस पे इमेज है बिहाइंड द मिरर, ठीक है। So image and object are equidistant from the mirror and they lie along the common normal, okay। Same thing here, your object is forming distance d behind the mirror, image will form distance d in front of the mirror and the image will lie on the normal passing through the object, okay। तो plane mirror के केस में a real object forms a virtual image, a virtual object forms a real image। हर मिरर में नहीं होगा, बाद में spherical mirrors देखेंगे उसमें ऐसा जरूरी नहीं है, बट प्लेन मिरर के केस में ऐसा होने वाला है, okay, and they are going to be equidistant। देख लो, let's look at the concept of field of view। तो सपोज मेरे पास एक मिरर है सपोज, एंड यहाँ पर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, तो द लोएस्ट रिफ्लेक्टेड रे इज गोइंग टू बी दिस, द हाईएस्ट रिफ्लेक्टेड रे इज गोइंग टू बी दिस, करेक्ट, और बाकी सारे रेज भी रिफ्लेक्ट होंगे, बट दिस विल ऑल बी कमिंग फ्रॉम द इमेज। मतलब इफ यू एक्सटेंड देम बैक, वो कहां पर इंटरसेक्ट करेंगे, इमेज, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ इमेज व्हिच इज द इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज, करेक्ट। ये डिस्टेंस d है, ये भी डिस्टेंस d है। तो सबसे पहले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू नो इज दैट वी ओनली नीड 2 रेज टू फॉर्म एन इमेज। बाकी रेज भी वहीं पे इंटरसेक्ट करेंगे आफ्टर रिफ्लेक्शन, बट एट मिनिमम वी ओनली नीड, एट द मोस्ट रादर वी ओनली नीड 2 रेज, ठीक है।
नाउ अनदर थिंग दैट वी शुड नो इज कि ये मिरर का साइज से फर्क नहीं पड़ता है इमेज का लोकेशन। मिरर कितना भी छोटा बड़ा हो, यू एक्सटेंड द मिरर, मतलब डॉटेड लाइन तुम खुद बना दो यहाँ पर, तो जो नॉर्मल बनेगा उसी के अलोंग द नॉर्मल गोइंग थ्रू द ऑब्जेक्ट एंड दिस एक्सटेंडेड मिरर उसी के अलोंग इमेज भी लाई करेगा। ठीक है, whether the mirror is this much or this much, मिरर का लेंथ फर्क नहीं पड़ता इमेज के लोकेशन पे। ओके, मिरर का लेंथ से किसको फर्क पड़ता है? इट इज द फील्ड ऑफ व्यू। व्हाट डज दैट मीन कि कितने एक्चुअल रिफ्लेक्टेड रेज रहेंगे और कितने रीजन में रिफ्लेक्टेड रेज रहेंगे। सो ऑल द रिफ्लेक्टेड रेज are between this region. This is the lowest reflected ray, this is the highest reflected ray, correct? So if you have an observer here, उसके आईज में एक रे तो जाएगा, उसके आईज में तो एक रे जाएगा, करेक्ट? ऐसे जाएगा। So therefore the observer will be able to observe the image. But अगर यहाँ पे observer है, will there be any reflected ray that is going into the eye of the observer? No, because all the reflected rays are in this region. So this is called the field of view. Okay, field of view को FOV लिख रहा हूँ मैं। It's just a region in which you can observe the image. Alright, तो इस पे एक क्वेश्चन करते हैं जो JEE मेंस में पहले आया हुआ है। Let's look at a question that came in JEE 2019. मेरे पास एक मिरर है of width d, एक सोर्स है of light, and a man is walking at a distance along the straight line. Is that a distance of 2l from the mirror? ठीक है, ये l ये l। तो the distance that the man covers while he can see the image, कितने distance पे the man while walking can the man see the image? तो सबसे पहले तो यहाँ पर लेट मी जस्ट ड्रॉ द डायग्राम हियर। ये मेरा मिरर है, ये मेरा सोर्स है, तो इमेज कहाँ पर बनेगा? यहाँ पर बनेगा, करेक्ट? ये डिस्टेंस l है तो ये भी l है, एंड ये मेरे पास लाइन है 12 पे। ठीक है, तो द हाईएस्ट रिफ्लेक्टेड रे वुड बी दिस वे कमिंग फ्रॉम द इमेज। तो हाईएस्ट रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पर होगा, एंड लोएस्ट रिफ्लेक्टेड रे ये इंसिडेंट रे, एंड देन ऐसे रिफ्लेक्ट होगा coming from the image, correct? So all the other reflected rays will be between the highest and the lowest reflected ray. So therefore the person can see the image when he walks from here to here. इतने distance पे as the person walks, during that distance the person can see the image because कोई ना कोई तो reflected ray उसके eyes में जाएगा। ठीक है, simple है। Now all we have to do is use a little bit of geometry. तो अपने को ये पूरा लेंथ चाहिए ना, तो अगर मैं ये देखूँ ये कितना है d/2, अगर इसको एंगल थीटा बोलूँ तो tan थीटा इज d/2 डिवाइडेड बाय ये l, करेक्ट? इस ट्राइंगल में d/2 डिवाइड बाय l, बट दैट शुड बी इक्वल टू, अगर ये पूरा डिस्टेंस कैपिटल D है तो इसको मैं कैपिटल D/2 बोलता हूँ, d/2 डिवाइडेड बाय tan थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू दिस हाइट डिवाइड बाय दिस लेंथ। ये कितना है? l + 2l, 3l. So therefore D is equal to 3D. So this will be your answer. Alright, देख लो। Now let's look at image formation in parallel mirrors. तो suppose मेरे पास ऐसे दो mirrors है, ठीक है? Suppose यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, so let's say ये 10 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर है, ठीक है? So what is going to happen is इस ऑब्जेक्ट का एक तो इमेज बनेगा in, let's call this first mirror. Now what is going to happen is कि ये जो image है, let's call it I1, that is going to produce an image in mirror 2 because I1 will be like object for mirror 2, क्योंकि क्या होने वाला है कि जो ऑब्जेक्ट है उससे रेज ऐसे जाके ऐसे रिफ्लेक्ट होंगे, so mirror 2 पे ये रेज इंसिडेंट होंगे, so mirror 2 will feel that these rays are coming from where? They're coming from I1. So I1 will be treated as an object for mirror 2. ठीक है, so अब ये डिस्टेंस कितना है? 10 सेंटीमीटर है, राइट? सो मिरर 2 के लिए I1 इज एट 10%, 20 + 20 40, तो मिरर 2 के लिए 40 सेंटीमीटर पीछे, लेट्स कॉल इट I12, इमेज बनेगा ऑफ I1. Then once again I12 will be an object for mirror 1 because again the rays will keep reflecting back and forth, right? So I12 will act as an object for mirror 1. And so on and so forth. तो ये तो एक sequence हुआ where we started off the first image in mirror 1. But we can have another sequence where we start off with first reflection in mirror 2. मतलब यहाँ पे एक image बनेगा directly in mirror 2. Let's call it I2. ये 20 सेंटीमीटर है तो ये भी 20 सेंटीमीटर पीछे होगा, right?
एंड I2 will act as an object for mirror 1. तो 20 प्लस ये टोटल तो 30 है, 50 सेंटीमीटर बिहाइंड और मिरर 1 यू विल हैव I21 बोलता हूं उसको, ठीक है. एंड देन अगेन I21 will act as an object for 2 and so on and so forth. So total number of images कितने बनेंगे? Infinite. Okay. Alright, तो ऐसे infinite images बनेंगे. देखिए the question can ask you find the location of the image, ऐसा कोई particular image बोलेंगे. एक क्वेश्चन करते हैं इस पर. Let's look at a question that came in JEE 2023. तो मेरे पास दो प्लेन मिरर्स है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट मिरर एंड डिस्टेंस बिटवीन द मिरर्स इज 10 सेंटीमीटर्स, और बोला गया डिस्टेंस, पूछा गया डिस्टेंस ऑफ द सेकंड नियरेस्ट इमेज बिहाइंड ए फ्रॉम ए. मतलब क्या कि ए के पीछे जो इमेजेस बनेंगे उसका सेकंड नियरेस्ट निकालना है और उसका डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम मिरर ए, ठीक है. सो सबसे पहले तो ये ऑब्जेक्ट है 2 सेंटीमीटर पे, तो 2 सेंटीमीटर पे पीछे एक इमेज बनेगा, दैट विल बी लेट्स कॉल इट I1, राइट. फिर इसका इमेज बनेगा, इसका इमेज कितना बनेगा, ये 2 + 10 12 सेंटीमीटर पीछे बनेगा, एंड देन इसका इमेज फिर से बनेगा 12 + 10 22 सेंटीमीटर पीछे, ठीक है. बट देयर इज अनदर सीक्वेंस कि O से डायरेक्ट B में एक इमेज बनेगा, दिस इज 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर पे IB बनेगा या I2 बोलता हूं मैं, और उसका इमेज मिरर ए में कितना बनेगा, 8 + 10 18 सेंटीमीटर पीछे. तो दिस विल बी द सेकंड नियरेस्ट इमेज, क्योंकि ये जो 12 सेंटीमीटर पे बना था वो कौन सा था, वो 12 + 10 22 सेंटीमीटर पीछे बनेगा, जबकि ये I2 8 + 10 18 सेंटीमीटर पीछे बनेगा. सो दिस विल बी द सेकंड नियरेस्ट आफ्टर दिस. सो माय आंसर वुड बी 18 सेंटीमीटर्स. ओके, देख लो. Let's look at a question that came in JEE 2021 और इस बार हम कंसिडर कर रहे हैं परपेंडिकुलर मिरर्स. तो मेरे पास दो मिरर्स है परपेंडिकुलर और एक यहाँ पर ऑब्जेक्ट है. सो फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन द टू इमेजेस, बिटवीन द टू इमेजेस फॉर्म्ड हियर. बट कितने इमेजेस यहाँ पे बनेंगे पहले वो देख लेते हैं. सो यहाँ पर केयरफुली करना है अपने को. इसका मिरर 1 में इसका यहाँ पर एक इमेज बनेगा, लेट्स कॉल इट I1, ये डिस्टेंस A पर होगा. इसका यहां पर बनेगा 2a डिस्टेंस नीचे इन मिरर 2, लेट्स कॉल इट I2. अब ये I1 विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर मिरर 2, करेक्ट. तो उसका इमेज कहां पे बनेगा, एट अ डिस्टेंस बिलो I1, डिस्टेंस ऑफ 4a, करेक्ट. तो ये भी 2a एंड ये भी 2a, तो यहां पर बनेगा, लेट्स कॉल इट I12. एंड इसका I2 का भी एक इमेज बनेगा, I2 will act as an object for this mirror. उसका इमेज कहां पे बनेगा, at a distance A. But can you see I2 का इमेज यहीं पे बनेगा. So basically I12 and I21, the image of I2 in mirror 1, उसको मैं I21 बोल रहा हूँ, and image of I1 in mirror 2, उसको मैं I12 बोल रहा हूँ. They are both coinciding, ठीक है. So ultimately कितने इमेजेस बनेंगे, 3 इमेजेस बनेंगे, I1, I2 and I12. Alright, okay. तब क्या पूछा गया, फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन द टू इमेजेस. सो द टू इमेजेस इन व्हिच द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस इज दिस. ये एक रेक्टेंगल बन गया ना ऑफ साइड 2a एंड 4a, तो डायगोनल, दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस. वो कितना बन जाएगा, √2a² प्लस √4a का स्क्वायर. तो ये बन जाएगा 4 + 16 20, √20a, which is 2√5a. तो ये बन जाएगा, √5 क्वेश्चन में दिया था 2.3, so this will become 4.6a. Alright, सिंपल सा क्वेश्चन है. यहाँ पे एक्चुअली ये इमेज लोकेट करने की जरूरत भी नहीं थी, बिकॉज वी ओनली नीडेड I1 and I2, बट आई जस्ट वांटेड टू शो यू कि परपेंडिकुलर मिरर्स में विल हैव 3 इमेजेस. देखो, व्हाट इफ वी हैव एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर. तो अगर मेरे पास एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, सपोज ऐसे L शेप्ड ऑब्जेक्ट है, ठीक है. सो बेसिकली यू जस्ट ट्रीट इट एज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट्स. पॉइंट ऑब्जेक्ट अपने को पता है इमेज क्या होता है, इक्विडिस्टेंट होता है ऑब्जेक्ट एंड इमेज फ्रॉम द मिरर, राइट. सो ऑल यू हैव टू डू इज ट्रीट, सपोज ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, पॉइंट C है, सो A B C ट्रीट इट एज 3 पॉइंट ऑब्जेक्ट्स. सो A कुछ यहाँ, A का इमेज कुछ यहाँ पर बनेगा, C का इमेज कुछ यहाँ पर बनेगा एंड B का इमेज कुछ यहाँ पर बनेगा. तो इमेज ऐसे बन जाएगा, ठीक है. सो बेसिकली एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट इज जस्ट सपोज टू बी ट्रीटेड एज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट्स. ओके, देख लो. अब बात करते हैं स्फेरिकल मिरर की. तो स्फेरिकल मिरर इज अ मिरर दैट इज पार्ट ऑफ सबस्फीयर.
तो ये मेरे पास एक मिरर है विच इज पार्ट ऑफ सम इमेजिनरी स्फीयर, ठीक है। द सेंट्रल लाइन इज माई प्रिंसिपल एक्सिस, इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ये पॉइंट, द इंटरसेक्शन ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस एंड द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द पोल। यहां पर मेरे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ दैट इमेजिनरी स्फीयर जिसका ये पार्ट है, ठीक है। राइट, तो यहां पर आई हैव ड्रॉन अ कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर इज वन जिसमें इनर सरफेस ऑफ द स्फीयर इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो उसको बोलते हैं इट इज सिल्वर्ड। सिल्वर्ड सरफेस मतलब वो दैट इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। This will be a concave mirror, convex mirror, जहां पर आउटर सरफेस सिल्वर्ड है। स्फीयर का आउटर सरफेस सिल्वर्ड है, सिल्वर्ड मतलब जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। ओके, तो लेट्स लुक एट, अगर एक इंसिडेंट रे है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो सबसे पहले तो बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है स्टूडेंट्स में कि दिस इंसिडेंट रे, स्कूल में भी पढ़ते हो 9th-10th स्टैंडर्ड वगैरह में, कि दिस विल गो थ्रू द फोकस। नो, दैट इज ओनली एन अप्रोक्सीमेशन। In general, the ray that is parallel to the principal axis can go through any point depending on the angle of incidence. जैसे कि for example, if I take a ray that is incident at 60 degrees, तो incident at 60 degree मतलब क्या? The incident angle is measured between the normal and the incident ray. तो यहाँ पे normal क्या होगा? Normal at any surface will be the radius, क्योंकि tangent के perpendicular कौन सा होगा? Radius, right? तो ये center of curvature के through जाएगा radius, तो ये मेरा normal हो गया। And this angle is suppose मैं example दे रहा हूँ 60 degree. So let's see ये क्या करता है। So what is going to happen is angle of incidence 60 है, तो angle of reflection भी 60 होगा, करेक्ट। अब ये 60 है तो ये भी 60 होगा, है कि नहीं, राइट। एंड देयरफॉर wherever it intersects वो भी 60 होना चाहिए, करेक्ट। Now that means this is an equilateral triangle, और अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये डिस्टेंस, ऑल साइड्स ऑफ द ट्रायंगल मस्ट बी सेम, तो ये जो लेंथ है वो तो रेडियस के बराबर है, तो ये वाला लेंथ भी रेडियस के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब दिस रे शुड एक्चुअली स्ट्राइक द पोल, ठीक है, बिकॉज ये रेडियस है तो यहां से रेडियस मेजर करेंगे तो पोल पे पहुंच जाएंगे। सो दिस रे विल एक्चुअली स्ट्राइक द, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल स्ट्राइक द पोल, एंड देन नीचे अगेन सिमेट्रिकली ऐसे होगा। Alright, so basically my point in this example is to show कि in general the ray that is parallel to the principal axis need not go through what is known as the focus. That is an approximation. So the approximation is कि we deal with paraxial rays. We deal with paraxial rays for image formation. Paraxial का मतलब है कि it is close to, paraxial is कि it is close, the ray is close to the principal axis. उसको मैं PA बोलता हूँ, ठीक है, principal axis को PA बोल रहा हूँ। And angle of incidence is small. यहाँ पर 60 degree is not small. Few degrees, 3, 4, 5 degrees is small. 60 degrees is not small. The paraxial rays are defined as those rays जिसका angle of incidence is small and they are traveling close to the principal axis. And अगर एक paraxial ray is parallel to the principal axis, paraxial ray need not be parallel to the principal axis in general. But अगर मैं एक parallel ray consider करूँ which is also a paraxial ray, मतलब which is also close to the principal axis, and then of course उसका angle of incidence भी छोटा हो जाएगा, then it will approximately go through the point that is known as the focus. So F is my focus and उसका जो distance है from the pole, that is radius of curvature by 2, half the radius, ठीक है। So this is only for paraxial rays that are parallel to the principal axis, and paraxial मतलब ये चीज satisfy होना चाहिए। In general ऐसा जरूरी नहीं है, okay? Alright, पर image formation के लिए we are always going to only deal with paraxial rays. It's assumed in our syllabus कि image formation जब होगा, अभी आगे अपन देखेंगे ऑब्जेक्ट का इमेज जो बनेगा, that is only due to paraxial rays, ठीक है। That is अपने सिलेबस में वही चीज है। Alright, so ये थोड़े important points है। पोल है, center of curvature, and now we talked about the focus, which is at a distance r/2 from the pole. देख लो। Let's talk about the image formation in a spherical mirror. तो suppose मेरे पास एक मिरर है ऐसे,
अब मैं बस डायग्राम के लिए मैंने कॉन्केव स्फेरिकल मिरर बनाया, बट व्हाटएवर आई डू इज आल्सो एप्लीकेबल फॉर कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम पोल पे हम ओरिजिन ले लेते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस का। y axis is perpendicular to the principal axis and x axis is along the principal axis, but इसका एक कन्वेंशन है जो हमें एकदम ध्यान से समझ के याद रखना है कि जो पॉजिटिव x axis है that is always behind the mirror, ठीक है, मिरर के पीछे, ऑलराइट। सो वहां पे पॉजिटिव x axis लेना है अपने को, ओके। सो लेट्स से यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट है, सो वी डिफाइन u as the x coordinate of the object, v as the x coordinate of image, and f is the x coordinate of the focus of the mirror, ठीक है। तो ये मेरा x coordinates है सब, तो साइन के साथ अपने को इक्वेशन में डालना पड़ेगा। सो द मिरर फॉर्मूला स्टेट्स कि 1/v plus 1/u is equal to 1/f। सो अगर क्वेश्चन में u दिया गया, f दिया गया, then you can get the x coordinate of the image, all right। Now suppose the object was not on the principal axis, let's say here, or the object was extended as so this is the y coordinate of the object, so we define something called transverse magnification। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन को lateral भी बोलते हैं, lateral magnification, basically the magnification related to the y coordinates is basically defined as the y coordinate of image divided by y coordinate of object, and this comes out to be equal to minus v by u। तो ये हम याद रखेंगे, ये दो फॉर्मूले हम याद रखेंगे। सो यूजिंग दीज टू फॉर्मूले यू कैन गेट द लोकेशन ऑफ इमेज फॉर एनी पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। फॉर अ कॉन्केव मिरर फोकस कहां पर होगा? ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, तो फोकस इज एग्जैक्टली बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल। सो फोकल लेंथ, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस यहाँ पे, सो ऑब्वियसली द फोकस इज ऑन द नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड देयरफॉर the focal length is negative. This is also called the focal length. Length है, but it is actually the x coordinate. So concave mirror के लिए focal length is negative. For a convex mirror, all of this, ये सब फॉर्मूला वैलिड है यहाँ पर भी, बट इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर वो राइट में होगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इज ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस बिहाइंड द मिरर, एंड फोकस इज देयरफॉर आल्सो ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सो फॉर अ कॉन्वेक्स मिरर द फोकल लेंथ इज पॉजिटिव, ठीक है, ओके। तो ये फॉर्मूला इज वैलिड फॉर बोथ मिरर्स। देख लो, लेट्स डू अ क्वेश्चन दैट केम इन JEE 2023। Two objects A and B are placed 15 centimeters and 25 centimeters from pole in front of a concave mirror of radius 40 centimeters. तो distance between the images क्या है? तो ये मेरे पास concave mirror है। सबसे पहले इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर है, तो द फोकस विल बी एट 20 सेंटीमीटर्स फ्रॉम द पोल, राइट। Now this is the positive x-axis behind the mirror, so the focal length would be minus 20 because focal length क्या है? x coordinate, ठीक है। अच्छा, अभी पहला ऑब्जेक्ट A के लिए बात करूं मैं, तो u का वैल्यू कितना हो जाएगा? सो ऑब्जेक्ट इज एट 15 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट A इज एट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द पोल। सो पॉजिटिव x-axis यहाँ पे, तो A का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? A इज ऑन द नेगेटिव x-axis, तो उसका x कोऑर्डिनेट कितना? -15, सो u का वैल्यू इज -15, ठीक है। So let's write down the formula 1/v plus 1/u should be equal to 1/f. So 1/v would be equal to 1/15 minus 1/20. तो ये हो जाएगा 4 minus 3/60, करेक्ट। 60 कॉमन LCM है, so therefore v का वैल्यू कितना हो जाएगा? 60 सेंटीमीटर्स। मतलब कहाँ पर बनेगा? कुछ यहाँ पर बनेगा। पॉजिटिव v is the x coordinate of the image, so पॉजिटिव x coordinate है, so obviously राइट हैंड साइड पे बनेगा। तो 60 सेंटीमीटर पे इमेज ऑफ A बनेगा, ठीक है ना। सेकेंड केस में B यहां पर है एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 दिया ना, 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द पोल, राइट। सो U का वैल्यू -25 बिकॉज पॉजिटिव एक्स एक्सिस यहां पर है, B इज ऑन द नेगेटिव एक्स एक्सिस, सो आई विल हैव 1/v प्लस 1/u शुड बी 1/f, ओके। सो देखो क्या बनेगा मेरे पास, 1/v शुड बी इक्वल टू 1/25 minus 1/20, तो ये बन जाएगा 4 minus 5/100, सो v का वैल्यू बन जाएगा -100 सेंटीमीटर। सो इमेज ऑफ b कुछ यहाँ पर रहेगा 100 सेंटीमीटर्स फ्रॉम द पोल, दिस आर ऑल x कोऑर्डिनेट्स, ओरिजिन इज द पोल, एंड इमेज ऑफ a कुछ यहाँ पर है एट 60 सेंटीमीटर, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? 160, सो माय आंसर वुड बी 160 सेंटीमीटर। ऑलराइट, सो सिंपल सा क्वेश्चन है, बट केयरफुली अपने को बस ये साइंस के साथ प्रॉपरली रखना है।
बाकी बस मिरर फॉर्मूला यूज करना। देख लो, लेट्स टॉक अबाउट द नेचर ऑफ इमेज। तो अगर मैं पहले कॉनकेव मिरर की बात करूं, यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है, बिटवीन फोकस एंड पोल। So the rays that we can use to draw the ray diagram is one is that a ray that is parallel to the principal axis, हमने देखा था, that goes through the focus, correct? Another ray is one that hits the pole, will get reflected, angle of incidence और angle of reflection equal होगा। तो अगर ये reflected rays trace करूँ तो मेरा इमेज यहां पर बनेगा। So the image is it real or virtual? It is forming behind the mirror, मतलब virtual, behind the mirror मतलब virtual, whether it is object or image. So ये virtual image है, it is upright या erect भी बोलते हैं। Basically it has the same sense as the object. अगर object is this way, तो image is also this way. अगर image नीचे होता, opposite sense में होता, मतलब y coordinate of the top of the object and y coordinate of top of the image अगर opposite sign के होते, then we would say it is inverted, ठीक है। पर इस केस में सेम साइन है, y कोऑर्डिनेट ऑफ टॉप ऑफ ऑब्जेक्ट एंड टॉप ऑफ इमेज, तो हम क्या बोलेंगे, अपराइट या इरेक्ट, एंड इट इज मैग्निफाइड, ठीक है। सो मैथमेटिकली दिस मींस वर्चुअल मतलब v is greater than 0, मतलब the image is forming, image v is the x coordinate of the image, so image is forming behind the mirror, ठीक है, पॉजिटिव x एक्सिस पे, मतलब उसका x कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव। अपराइट और इरेक्ट मतलब मैग्निफिकेशन इज positive, because y coordinate of image divided by y coordinate of object is my magnification, and अगर वो positive है मतलब they have the same sign, so upright or erect, and magnified मतलब the magnitude of the magnification is greater than 1, alright, मतलब image का size is greater than object size, okay। so mathematically ये है, words में अपन इस तरीके से लिख रहे हैं। so हम याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, अगर object focus और pole के बीच में है तो image is beyond the pole, behind the mirror, and enlarged or magnified, virtual and upright, okay। now there is something called reversibility of light, which states कि you can exchange the position of the image on an object। इसका मतलब क्या कि अगर यहाँ पे मेरे पास इमेज है, अगर वहीं पे मैं अगर ऑब्जेक्ट रखूं, तो जहां पे ऑब्जेक्ट था वहां पर अभी इमेज बन जाएगा, ठीक है। सो दिस ऑब्जेक्ट यहां पर रखूं मतलब क्या, दिस इज एक्चुअली अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, बिकॉज इट इज फॉर्मिंग बिहाइंड द मिरर, सो द रेज मस्ट बी ट्राइंग टू कन्वर्ज देयर। एक्चुअल कोई कुछ ऑब्जेक्ट प्लेस नहीं है, द रेज, इंसिडेंट रेज आर ट्राइंग टू कन्वर्ज देयर, बट दे कैन नॉट बिकॉज ऑफ द मिरर, बट हैड द मिरर नॉट बीन देयर, द इंसिडेंट रेज वुड हैव कन्वर्ज्ड देयर, सो दैट इज कॉल्ड अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो उसका इमेज रियल बनता है बिकॉज इट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर, सो द इमेज विल बी रियल, मिरर के बीच में है, इट इज फॉर्म्ड बिटवीन फोकस एंड पोल, ठीक है, एंड इट इज अपराइट एंड इट इज डिमिनिश्ड। बेसिकली यू कैन जस्ट एक्सचेंज ऑब्जेक्ट इमेज, ओके। सो जहां पर इमेज था वहां पर अगर मैंने ऑब्जेक्ट रखा, तो जहां पे ऑब्जेक्ट था वहां पे इमेज आएगा एग्जैक्टली जैसे ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट इज स्मॉलर देन इमेज इन दिस केस, सो इन दिस केस इमेज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ओके। तो ये हम याद रखेंगे। अनदर सिचुएशन अराइव्स व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो तब उस केस में अगर मैं एक रे लूं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दैट विल गो स्ट्रेट थ्रू द फोकस, ठीक है। एंड रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट से, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट मतलब क्या कि अगर मैंने इंसिडेंट रे के जगह या फिर मैंने रिफ्लेक्टेड रे की जगह इंसिडेंट रे कर दिया, तो इंसिडेंट की जगह रिफ्लेक्टेड आ जाएगा। मतलब क्या, आई कैन एक्सचेंज इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे, मतलब जैसे एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गोस थ्रू द फोकस, इफ आई लुक एट अ रे दैट गोस थ्रू द फोकस, इट विल गेट रिफ्लेक्टेड एंड बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इमेज यहां पे बनेगा, ठीक है। सो we'll just remember a ray that is parallel to the principal axis will go through the focus, and a ray that goes through the focus, incident ray, will get reflected back parallel to the principal axis, ठीक है। so image कहां पे बन रहा है, it is forming beyond the center of curvature, ये मेरा center of curvature है। so
यहाँ पे जस्ट बेटर डायग्राम बना देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास ऑब्जेक्ट है, तो इमेज विल फॉर्म बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो इट टर्न्स आउट कि द इमेज वुड बी इन्वर्टेड रियल बिकॉज इट्स फॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर, एंड इज इट एनलार्ज्ड और डिमिनिश्ड? इट इज एनलार्ज्ड। ये हम मैथमेटिकली भी देख सकते हैं कि जो मैग्निफिकेशन था, दैट इज y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज बाय y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट वाज -v/u। अब इमेज का जो x कोऑर्डिनेट है उसका मैग्नीट्यूड तो ज्यादा है ऑब्जेक्ट से, इमेज इज फर्दर अवे, सो ऑब्वियसली y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज आल्सो हैज टू बी ग्रेटर देन y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट, सो इट विल बी एनलार्ज्ड। ठीक है, ऑलराइट। एंड सिमिलरली इफ आई एक्सचेंज द पोजीशंस, इफ आई हैव द ऑब्जेक्ट हियर, ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड है तो इमेज विल फॉर्म बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। ठीक है, once again you can take those rays, one ray going parallel to the principal axis will get reflected going through the focus and so on। ठीक है, तो हम याद रखेंगे इस केस में the image is inverted real but diminished। diminished है क्योंकि you can just check mathematically कि the image is closer to the pole, so v is lesser than u in magnitude and therefore y coordinate of image and y coordinate of object में image का y coordinate must be lesser than magnitude। ठीक है, so diminished। ऑलराइट, तो इस तरीके से वी कैन लोकेट एनी पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर एनी पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द नेचर ऑफ द इमेज। तो ये थोड़ा सा हम याद रखने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे एक चीज है कि कॉन्केव मिरर में एक ही सिचुएशन है जहां पर इमेज इज वर्चुअल, विच इज दैट सिचुएशन वेयर द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल। ठीक है, ऑलराइट। सो फॉर अ रियल ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल you get a virtual image। all right, okay, देख लो। let's talk about convex mirror। तो convex mirror में क्या होता है कि कहीं भी ऑब्जेक्ट रखो, सपोज ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, राइट। कॉन्वेक्स मिरर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस विल बी ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो अगर मैं एक रे लूं parallel to the principal axis, then it will reflect in such a manner कि if you trace it back, it will go through the focus। ठीक है, right? And if I take a ray that is just striking the pole, it will reflect at the same angle। तो if I trace the reflected rays back, तो मेरा इमेज यहाँ पर बनेगा। So इमेज कैसे बन रहा है? upright, virtual and diminished। ठीक है, तो ये हम चीज याद रखेंगे। And this image will always form between the pole and the focus for any position of a real object। ठीक है, so एक चीज हम याद रखेंगे कि रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड कब बनेगा? फॉर अ कॉन्वेक्स मिरर। रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड कब बनेगा? वो कॉन्केव मिरर में बनता है when the object is between focus and pole। तो इस केस में वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड बनता है when the object is between focus and pole for a concave mirror। तो कॉन्वेक्स मिरर में द इमेज इज वर्चुअल एंड डिमिनिश, इस केस में वर्चुअल एंड रियल। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हम याद रखेंगे बिकॉज क्वेश्चंस सॉल्व करने में ये जो प्रॉपर्टी है वो थोड़ा काम में आएगा। देखते हैं, लेट्स लुक एट अ क्वेश्चन दैट केम इन JEE 2019। तो मेरे पास एक कॉन्केव मिरर बोला गया, फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर्स बोला गया। तो क्वेश्चन में ऐसा अगर बोला गया अ कॉन्केव मिरर विद फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर्स, तो सबसे पहले तो तुम्हारे मन में ये आ सकता है कि पॉजिटिव कैसे है। सो दे विल इफ दे हैव नॉट गिवन द नेगेटिव साइन, दैट मींस दे आर गिविंग अस द मैग्नीट्यूड। वी हैव टू टेक द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव मिरर एज -40। ओके, सो क्वेश्चन में पूछा गया कि वी आर यूजिंग इट टू व्यू आवर फेस, सो डिस्टेंस दैट द मिरर शुड बी फ्रॉम आवर फेस टू सी आवर फेस अपराइट विद मैग्निफिकेशन 5। सो मतलब क्या कि मेरा फेस यहां पर है एंड इमेज ऐसे बनना चाहिए सच दैट मैग्निफिकेशन इज 5। ऑलराइट, अपराइट, तो अपराइट देखना है मुझे। तो कॉन्केव मिरर में मुझे पता है कि द ऑब्जेक्ट शुड बी बिटवीन फोकस एंड पोल, तो ही इमेज विल बी अपराइट एंड वर्चुअल, राइट। ओके, सो अब सबसे पहले तो मैग्निफिकेशन 5 है। सो मेरे पास इक्वेशन क्या है? -v/u इज इक्वल टू 5। सो v इज इक्वल टू -5u, ये इक्वेशन आ गया। अब मिरर फॉर्मूला, दो ही इक्वेशन है अपने पास ये चैप्टर में, मतलब ये इस टॉपिक में मिरर्स के। मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f एंड मैग्निफिकेशन वाला। ठीक है, सो 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। सो 1/v, v को मैं -5u लिख सकता हूँ। सो -1/5u + 1/u एंड f का वैल्यू अभी मैं -40 रखूंगा। ठीक है,
ऑलराइट, तो अभी बस अपने को सॉल्व करना है। तो ये बन जाएगा 4/5u, करेक्ट। सो u का वैल्यू हो जाएगा 4/5 इंटू 40, तो ये बन जाएगा -32, ऑलराइट। तो -32 सेंटीमीटर। सो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? द डिस्टेंस वुड बी 32 सेंटीमीटर। ओके, देख लो। Let's look at a question that came in JEE 2021. An object of height 100 centimeters in front of a mirror produces an upright image of 25 centimeters. और फिर बहुत सारे ऑप्शंस में पूछा गया था, इमेज इज रियल और वर्चुअल, मिरर इज कॉन्केव कॉन्वेक्स, इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट और बिहाइंड द मिरर, ऐसा सब पूछा गया था। तो सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट है, मिरर के सामने है, एंड इट प्रोड्यूसेस एन अपराइट इमेज ऑफ 25 सेंटीमीटर्स। सो अपराइट इमेज ऑफ 25 सेंटीमीटर्स, तो इमेज डिमिनिश्ड है एंड अपराइट है, मतलब सेम सेंस, सेम ओरिएंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इसका मतलब वो क्या होना चाहिए? कॉन्वेक्स मिरर होना चाहिए। तो ही मुझे पता है कि इमेज डिमिनिश होता है, राइट? ओके, एंड अपराइट रहेगा, राइट? ओके, सो मेरे पास कॉन्वेक्स आ गया। फिर इज इमेज रियल और वर्चुअल? ऑब्वियसली इट इज वर्चुअल, एंड इमेजेस इन फ्रंट और बिहाइंड द मिरर, इट इज बिहाइंड द मिरर। ओके, देख लो। लेट्स लुक एट अ क्वेश्चन दैट केम इन JEE 2024. If the distance between an object and its 2 times magnified virtual image is 15 centimeters, the focal length of the mirror is what? तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में जब बोला जाता है तो मेंस के एग्जाम में अपन हमेशा अज्यूम करेंगे कि द ऑब्जेक्ट इज रियल ऑब्जेक्ट, ठीक है? इन जनरल वी हैव टू अज्यूम दैट बोला नहीं गया तो ऑब्जेक्ट रियल ऑब्जेक्ट ही मानना है अपने को, क्योंकि नहीं बोलते वो लोग रियल है कि वर्चुअल, सो दे अज्यूम इट इज रियल ऑब्जेक्ट। ओके, सो नाउ दैट वी नो कि ऑब्जेक्ट इज रियल, नाउ वी नीड रियल ऑब्जेक्ट का मैग्नीफाइड 2 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज वर्चुअल। वो कहाँ पे होता है? कॉनकेव मिरर में, जहाँ पे ऑब्जेक्ट इज बिटवीन द फोकस एंड द पोल, राइट? ठीक है, सो देयरफॉर दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? 15 सेंटीमीटर। सो दिस इज v एंड दिस इज मॉड u, ऐसा बोलता हूँ बिकॉज u नेगेटिव होगा ना। सो v प्लस मॉड u इज 15 सेंटीमीटर एंड u नेगेटिव है, सो मॉड u विल बी माइनस u। तो एक रिलेशन ये आ गया। दूसरा क्या रिलेशन है मेरे पास? I have 2 times magnified, ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। सो v by u is equal to, sorry, minus v by u is equal to 2. So v का वैल्यू इज -2u, तो मैं -2u रखता हूँ। सो I'll have -3u is 15, तो u का वैल्यू -5 सेंटीमीटर। सो v का वैल्यू 10 सेंटीमीटर। अब फोकल लेंथ निकाल लेते हैं, 1/v plus 1/u equal to 1/f से। So 1/v is 1/10 minus 1/5 should be 1/f, ठीक है? तो कितना बन जाएगा? 1/10 minus 1/5 is -1/10, so focal length would be -10 centimeters. Okay, all right, देख लो। Let's talk about longitudinal magnification. तो अगर सपोज मेरे पास एक मिरर है एंड ऑब्जेक्ट इज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, सो उसका जो मैग्निफिकेशन है दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, ठीक है? सो जैसे कि यहाँ पर ये u है, तो इस लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट को अपन du बोल सकते हैं। सो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू u, सो -1/v स्क्वायर इंटू dv बाई du, चेन रूल, दिस विल बी -1/u स्क्वायर इज 0। सो dv बाई du क्या बन जाएगा मेरा? -v स्क्वायर बाई u स्क्वायर, विच इज -m स्क्वायर, बिकॉज m वाज -v बाई u, है ना, lateral magnification. So ये dv by du is my longitudinal magnification. It tells you dv is the size of the image. छोटा सा ऑब्जेक्ट कंसिडर कर रहा है, so that is why ऑब्जेक्ट का साइज du बोल रहा है और इमेज का साइज dv. It is equal to -m square. ठीक है? This is more useful when calculating the velocity of the image. जैसे कि मेरे पास सपोज ऑब्जेक्ट है, इसका कुछ वेलोसिटी vo है, राइट? तो इमेज का वेलोसिटी क्या होगा? सो कैन आई से vo वुड बी द x कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसका रेट ऑफ चेंज, राइट? एंड vi वुड बी द x कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज, उसका रेट ऑफ चेंज, है कि नहीं? सो कैन यू सी कि वेलोसिटी ऑफ इमेज डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट dv by du, डिवाइड करूंगा dt dt कट के, बट दिस इज नथिंग बट द लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन व्हिच इज -m square. So velocity of image would be equal to -m square velocity of object. ठीक है, वी आर अज्यूमिंग ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस। सो एक चीज है, ये तो फॉर्मूला है, अपने को याद रखना है, बट वन इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन इज दैट द वेलोसिटी ऑफ इमेज विल ऑलवेज बी ऑपोजिट टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, बिकॉज m स्क्वायर इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन है यहाँ पर, ठीक है? तो इफ द ऑब्जेक्ट इज गोइंग टुवर्ड्स द मिरर, द इमेज विल बी कमिंग टुवर्ड्स द मिरर, इफ इट इज अ वर्चुअल
virtual image. ठीक है, if the image is real and if the object is going towards the mirror, real image will be going away from the mirror. ठीक है, देख लो. Let's look at a question from JEE 2021. तो मेरे पास एक कार A है, उसके रिस्पेक्ट में कार B 40 मीटर पर सेकेंड से कार B आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू कार A. ठीक है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A. सो A हैज अ रेयर व्यू मिरर और कॉन्वेक्स मिरर. इसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है. व्हेन B इज एट 1.9 मीटर्स अवे फ्रॉम कार A, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A. ठीक है, तो ये पूछा गया था. तो सबसे पहले जो हमने फॉर्मूला निकाला, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज माइनस m स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट. ये जब निकाला था, we assumed that the mirror was stationary, right? So basically all of these velocities are in the frame of the mirror. ठीक है, अपने डेरिवेशन में we had assumed the mirror is stationary. मतलब we are working in the frame of the mirror. Okay. All right. So सबसे पहले तो velocity of object with respect to mirror 40 मीटर पर सेकेंड दिया गया. तो velocity of image कितना हो जाएगा? माइनस m स्क्वायर टाइम्स 40. यही चीज अपने को निकालना है. और m चाहिए. तो अब m इज सिंपल. u का वैल्यू कितना? माइनस 1.9 मीटर. राइट, अगर मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं तो 190 सेंटीमीटर्स. ओके, बिकॉज पॉजिटिव एक्स एक्सिस यहां पर होगा, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पर है. फोकल लेंथ कितना दिया? 10 सेंटीमीटर. सो लेट्स कैलकुलेट 1 by v प्लस 1 by u इज इक्वल टू 1 by f. सो 1 by v प्लस 1 by u, तो ये बन जाएगा मेरे पास माइनस 1 by 190 शुड बी 1 by 10. 1 by v शुड बी इक्वल टू 1 by 190. तो ये बन जाएगा 200 डिवाइड बाय 10 इंटू 190. करेक्ट सर, 20 by 190. ऑलराइट, एंड अपने को क्या चाहिए? मैग्निफिकेशन इज माइनस v by u. सो v इज 190 by 20. सो माइनस 190 by 20 डिवाइडेड बाय u इज माइनस 190. तो ये बन जाएगा माइनस पॉजिटिव 1 by 20 मैग्निफिकेशन हो गया. तो ये बन जाएगा माइनस 40 डिवाइड बाय 400. तो दिस विल बिकम माइनस 0.1 मीटर पर सेकेंड. तो स्पीड पूछा गया था, तो 0.1 मीटर पर सेकेंड. ठीक, देख लो. लेट्स कम टू रिफ्रैक्शन. सो रिफ्रैक्शन इज द फिनोमेना कि लाइट कोई एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, तो बेंड करता है लाइट. कितना करता है और कैसे करता है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस टॉपिक ऑफ रिफ्रैक्शन. सो फर्स्ट वी डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको मैं म्यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. That is the speed of light in vacuum, जो जिसका वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, डिवाइडेड बाय द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम. ठीक है, तो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज c by v. ऑलराइट, तो सपोज मेरे पास एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का μ1 वाला मीडियम है यहाँ पर, और ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 वाला मीडियम है. सो लेट्स से दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज I and angle of refraction is r. So these angles are measured with the normal. जैसे मिरर में angle of incidence and reflection was measured with the normal, वैसे I and R are measured with the normal. ठीक है, this is the surface. So Snell's law tells us that μ1 sin I should be equal to μ2 sin R. Okay, so ये मेरा Snell's law है. ये अपन मतलब ये factual है, ये अपने को याद रखना. All right. तो let's make some observations. If μ1 is greater than μ2, if μ1 is greater than μ2, तो sin I will be lesser than sin R because product equal होना चाहिए, right? मतलब I will be lesser than R. So I would be lesser than R. So we say that the ray will bend away from the normal. ठीक है? If μ1 is lesser than μ2, then उल्टा हो जाएगा. I would be greater than R. All right. ठीक है. So this ये basically हम क्या बोलते हैं कि ray bends towards the normal in the denser medium. तो यहाँ पे डेंसर मतलब इट इज एक्चुअली ऑप्टिकली डेंसर मीडियम. ऑप्टिकली डेंसर मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है. जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, कंपेयर अगर अपन कंपेयर कर रहे हैं, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है उसको अपन हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकली डेंसर. ठीक है, सो रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल इन द ऑप्टिकली डेंसर मीडियम. सो जैसे कि यहाँ पर जैसे
म्यू टू इज ग्रेटर देन म्यू वन, सो म्यू टू इज द ऑप्टिकली डेंसर मीडियम एंड उस केस में द रे इज बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल एंड ऑप्टिकली रेयर मीडियम में रे विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ठीक है, देख लो. Now let's look at what happens to a ray of light जब वो एक स्लैब के थ्रू जाता है. कोई स्लैब के थ्रू अगर एक रे ऑफ लाइट जा रहा है, सपोज एयर से जा रहा है, तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल बिकॉज एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अप्रोक्सीमेटली 1. ठीक है, तो स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1 से ज्यादा होगा, सो इट इज द ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, सो द रे विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. देन यहां पे फिर से रिफ्रैक्शन होगा. नाउ इट्स गोइंग इनटू एयर. एयर इज द ऑप्टिकली रेयर मीडियम कंपेयर्ड टू द स्लैब, तो द रे विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. एंड दिस रे दैट इमर्जेस इनटू एयर विल बी पैरेलल टू द इंसिडेंट रे. क्यों? क्योंकि ये सपोज एंगल ऑफ इंसिडेंस I है, ये R है, या लेट मी से दिस इज थीटा एंड लेट्स से दिस इज phi, तो ये भी phi बन जाएगा. रेक्टेंगुलर स्लैब है, तो यहां पर अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाऊंगा, सपोज इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, एयर का तो 1 है, तो आई विल राइट 1 sin थीटा शुड बी इक्वल टू म्यू sin phi. एंड देन यहां पर फिर से आई विल राइट म्यू sin phi शुड बी इक्वल टू 1 sin, अब ये एंगल कितना आ जाएगा, थीटा ही आ जाएगा ना. सो देयरफॉर द इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे. ठीक है, सो ऑल दैट हैपेंस इज, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, ऑल दैट हैपेंस इज दैट द रे इज, we say it is laterally shifted or laterally displaced, but there is no deviation because the final ray is parallel to the incident ray. ठीक है, देख लो. Let's look at a question that came in JEE 2022. तो मेरे पास एक स्लैब है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 दिया हुआ है. A ray of light comes from air, incident at 60 degrees, and when it emerges, the lateral shift is 4√3 centimeters. तो थिकनेस कितना है सेंटीमीटर्स में पूछा गया था. ठीक है, so let's do this question. तो सबसे पहले तो ये जो लेट्स कॉल दिस phi. सो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा यहाँ पर, आई विल राइट स्नेल्स लॉ 1 sin 60 डिग्री शुड बी इक्वल टू √3 sin phi, करेक्ट. सो sin 60 मतलब √3/2 शुड बी √3 sin phi. सो sin phi इज हाफ, मतलब phi का वैल्यू कितना 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री बन गया, करेक्ट. ऑफ कोर्स ये भी 30 डिग्री बन जाएगा एंड ये 60 डिग्री बन जाएगा, करेक्ट. ओके, सो इफ आई जस्ट एक्सटेंड दिस, तो मुझे निकालना है ये लैटरल शिफ्ट, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस मुझे निकालना है बिटवीन द इमर्जेंट रे एंड द इंसिडेंट रे. ओके, तो कैसे करूं मैं ये लैटरल शिफ्ट रादर दिया हुआ है, ये 4√3 दिया हुआ है. ओके, अच्छा, सबसे पहले तो ये 30 डिग्री है, ये पूरा 60 डिग्री है, तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, करेक्ट, बिकॉज ये पूरा 60 डिग्री है. So ये 30 है तो ये भी 30, right? Now this is 4√3. This distance is 4√3. Let me label this as point A, point B, point C, point D. Just label करके रखता हूँ, ठीक है? Okay, तो ये कितना हो जाएगा? ये 4√3 है. So how much will ACB, AC का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये राइट एंगल ट्रायंगल में देख लो, कैन आई से tan 30 should be equal to BC, which is 4√3 divided by AC, and tan 30 is how much? 1/√3. So AC is 12 centimeters, correct? AC 12 centimeters. अब can you see कि AD and AC are actually equal? क्यों? ये ट्रायंगल्स में देखो ना, ये एंगल 90 डिग्री, ये 30, ये एंगल 90 30 30, और ये कॉमन साइड, सो दोनों ट्रायंगल सिमिलर, इनफैक्ट आइडेंटिकल है दोनों ट्रायंगल्स. सो देयरफॉर AC शुड बी इक्वल टू AD एंड AD इज द थिकनेस, सो माय आंसर वुड बी 12 सेंटीमीटर्स. ठीक है, देख लो. नाउ अगर मैं ये वाला केस कंसिडर करूं जहां पर यू हैव द रे गोइंग फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयरर मीडियम, मतलब μ2 is lesser than μ1, so μ2 is the rarer medium. ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. तो अगर मैं इक्वेशन लिखूं क्या बन जाएगा? μ1 sin I शुड बी इक्वल टू μ2 sin R. अब जैसे जैसे I बढ़ाऊंगा मैं, वैसे वैसे R भी बढ़ेगा, करेक्ट. एक टाइम आएगा जब
R will become 90 degree. So that angle of incidence is called the critical angle. What is the value of this critical angle such that the refracted ray just grazes the surface? इसको बोलते हैं grazing. The ray is grazing the surface. मतलब angle of refraction कितना हो गया 90 degree. ठीक है, तो कितना बन जाएगा? I can write mu1 sin IC should be equal to mu2 sin 90 is 1. So sin IC is equal to mu2 by mu1. ठीक है, तो IC is sin inverse of mu2 by mu1. Alright. So यहाँ पर this critical angle से थोड़ा ज्यादा कर दिया हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो क्या होगा? अब रिफ्रैक्शन तो दूसरे मीडियम में होना है, 90 डिग्री से ज्यादा तो हो नहीं सकता है. सो बेसिकली व्हाट इट विल डू, द रे विल जस्ट रिफ्लेक्ट बैक. सो फॉर I greater than IC, the ray will reflect back. And if it reflects back, it will follow the laws of reflection. ठीक है, so इस फिनोमेना को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. इसको टोटल क्यों बोलते हैं? बिकॉज फॉर एनी एंगल ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल द लाइट इज एंटायरली रिफ्लेक्टेड बैक. इन जनरल क्या होता है कि देयर इज सम लाइट इन दिस सिचुएशन, देयर इज सम लाइट दैट रिफ्लेक्ट, सम लाइट दैट ट्रांसमिट्स. थोड़ा रिफ्लेक्शन भी होता है, जैसे अपन वाटर के सरफेस में देख रहे हैं तो अपना फेस दिखता है अपने को, मतलब रिफ्लेक्शन हो रहा है. बट वी कैन ऑल्सो मतलब समवन अंडरनीथ द वाटर कैन ऑल्सो सी आवर फेस, मतलब रिफ्रैक्शन भी हो रहा है, राइट? सो देयर इज सम पोर्शन ऑफ लाइट दैट गेट्स रिफ्लेक्टेड एंड दैट गेट्स रिफ्रैक्टेड. बट इन दिस सिचुएशन there is 0% of light that gets refracted, 100% of light gets reflected. Okay, so this phenomena is called total internal reflection. देख लो. Let's look at a question that came in JEE 2022. A small bulb is placed at the bottom of a tank containing water to a depth of √7 meters. तो यहाँ पे √7 meters पे एक बल्ब है, ठीक है, and refractive index of water 4/3 दिया हुआ है. The area of the surface of the water through which light comes out. So what is going to happen is कि अगर यहाँ पर कोई light ray incident है, वो ऐसा निकलेगा बाहर, it will bend away from the normal because it is going from water to air. Air is rarer, so therefore it will bend away from the normal. ठीक है. But as we go further away, जब critical angle पर होगा incidence, तो the refracted ray will just graze. बट उससे थोड़ा भी ज्यादा एंगल होगा तो वो वापस रिफ्लेक्ट होगा, तो बाहर आएगा ही नहीं, एयर में आएगा ही नहीं, राइट? सो देयरफॉर द ओनली एरिया इन विच द वाटर इज गोइंग टू कम आउट इज द एरिया फॉर्म्ड बाय द रे दैट इज इंसिडेंट एट द क्रिटिकल एंगल. सो क्रिटिकल एंगल पे जो रे है, क्रिटिकल एंगल पे जो रे है वो जस्ट ग्रेज करेगा, उसके इस कोनिकल रीजन के अंदर जो एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से कम होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट? तो वो तो बाहर आ जाएगा. बट इससे ज्यादा, इससे दूर जाएंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ जाएगा क्रिटिकल एंगल से, तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो एयर में नहीं आ पाएगा. ऑलराइट, सो दिस इज द रीजन. सो अपने को बस इसका रेडियस निकालना है. ऑलराइट, सो इफ आई जस्ट लुक एट दिस ट्रायंगल, द 90 डिग्री ट्रायंगल, हाइट इज √7, ये क्रिटिकल एंगल, ये भी क्रिटिकल एंगल, ठीक है. तो अगर मेरा ये रेडियस निकल जाएगा तो काम हो जाएगा. तो क्रिटिकल एंगल कैन आई से tan IC शुड बी इक्वल टू R by √7. अब sin IC would be mu2 by mu1, 1 divided by 4/3, so 3/4, correct? So sin IC is 3/4, तो tan IC कितना हो जाएगा? 16 minus 9 is 7, तो √7. So tan IC would be 3/√7. So this should be equal to 3/√7. So R का वैल्यू 3 सेंटीमीटर. तो एरिया पाई इंटू आर स्क्वायर, मतलब x का वैल्यू 9. ऑलराइट, सेंटीमीटर नहीं, सॉरी मीटर है ना, सब मीटर्स है, सब मीटर्स है. ओके, ऑलराइट, देख लो. Let's look at a nice question that came in JEE 2019. तो मेरे पास एक इंसिडेंट रे है फ्रॉम मीडियम mu1 ऑन दिस सरफेस. तो ये क्यूब टाइप है ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu2, ठीक है. तो रे इंसिडेंट एट एंगल थीटा एंटर्स द क्यूब एंड यहाँ पर TIR होता है. तो TIR टेक्स प्लेस एट E इफ
द कंडीशन ऑन थीटा इज गिवन टू अस, ठीक है। ऑलराइट, तो आउटसाइड मीडियम पूरा μ1 है और ये क्यूब μ2 का है। तो यहां पर अगर TIR होना है तो लेट्स से दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस must be greater than the critical angle, correct? मतलब sin I must be greater than sin IC, right? तो ही TIR होगा। और sin IC का वैल्यू कितना हो जाएगा? I'll have μ2 sin IC। क्रिटिकल एंगल पे क्या होता है? वो जस्ट ग्रेज करेगा रिफ्रैक्टेड रे। सो μ2 sin IC should be equal to μ1 sin 90, राइट? सो साइन IC का वैल्यू कितना है? μ1 by μ2। आई मीन इफ यू रिमेंबर दिस तो ये करने की जरूरत भी नहीं है। इफ यू डोंट रिमेंबर दिस μ1 by μ2 तो जस्ट यू कैन यूज दिस, मतलब यू कैन राइट द स्नेल्स लॉ लाइक आई हैव रिटन। ओके ओके, सो साइन I शुड बी ग्रेटर देन μ1 by μ2, ठीक है। अब ये I है तो ये भी I है, राइट? तो ये कितना हो गया? 90 minus I। तो थीटा इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट दिस फेस, 90 minus I इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो वहां पे स्नेल्स लॉ भी लगा देते। सो आई विल हैव μ1 sin theta should be equal to μ2 into sin of 90 minus I, मतलब cos I, ठीक है। so sin theta is equal to μ2 by μ1 cos I। alright, now cos I को मैं क्या लिख सकता हूँ? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर I। अब sin I is greater than this, so 1 minus sin square I, मतलब अभी sin square I ये सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो साइन थीटा विल बी लेसर, बिकॉज जितना ज्यादा साइन आया है उतना कम साइन थीटा हुआ ना, ये सब्ट्रैक्शन है। तो साइन थीटा वुड बी लेसर देन μ1 by μ2, सॉरी μ2 by μ1 into 1 minus sin square I, ठीक है। साइन I is lesser greater than this, so this is lesser than this, all right, and then I can just take μ2 by μ1 inside, तो मेरे पास आ जाएगा साइन थीटा is lesser than μ2 square by μ1 square minus 1, ठीक है। So my answer किधर है? So sin theta is lesser than this, theta is lesser than sin inverse of this, so my answer would be this। Okay, देख लो। Now let's look at image formation due to refraction। तो suppose मेरे पास ऐसा एक सरफेस है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, ठीक है। सपोज यहाँ पर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है एंड द ऑब्जर्वर इज हियर एंड लाइट रेज आर कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एंड आई वांट टू फाइंड कि इसका इमेज कहाँ पर होगा। Okay, so we are going to consider partial rays। So partial rays मतलब कि angle of incidence is very small। So ये मेरा normal है, plane surface है, and let's say that ऐसे ray आ रहा है and ऐसा रिफ्रैक्ट करता है। I'm just assuming for diagram purpose कि μ2 is lesser than μ1, तो ही वो it will bend away from the normal है ना, but the calculations, the result that we get is going to be valid for any मतलब μ1 greater than μ2 और lesser than μ2 doesn't matter। ओके, तो ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है I, ठीक है। ये मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है R। तो अगर मैं बेसिकली एक रे ऐसे स्ट्रेट जाएगा और एक रे ऐसा रिफ्रैक्ट हो रहा है, तो दीज आर द टू रिफ्रैक्टेड रेज, उनको मैं पीछे एक्सटेंड करूं तो यहाँ पर मेरा इमेज बनेगा, ठीक है। सो आई वांट टू फाइंड कि अगर ऑब्जेक्ट का हाइट अगर h है तो इमेज का हाइट h डैश कितना है। ऑलराइट, सो कैसे निकालूं मैं? इट्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये I है तो ये भी I है, राइट? सो लेट्स से दिस इज x, सो कैन आई से tan I इज इक्वल टू x बाय h। इस ट्रायंगल में दिख रहा है x बाय h, एंड ये R है तो ये भी R है, सो tan R इज इक्वल टू x बाय h डैश इन दिस ट्रायंगल, ठीक है। एंड आई हैव μ1 sin I इज इक्वल टू μ2 sin R। अब ये तो स्नेल्स लॉ है। अब फॉर स्मॉल एंगल्स, पार्शियल रेज मतलब स्मॉल एंगल्स ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्शन, बेसिकली sin I is approximately equal to tan I। ये मेरा अप्रोक्सीमेशन है। सो आई एम गोइंग टू राइट μ1 sin I को approximately tan I which is x by h should be equal to μ2 sin R को tan R which is x by h dash। तो h dash का वैल्यू मेरे पास आ जाएगा, h dash का वैल्यू आ जाएगा μ2 by μ1 into h, ठीक है। So μ2 is the medium in which the refracted rays are present, μ1 is the medium in which the incident rays are present, ठीक है। So let's look at the application of this। So suppose मेरे पास ये air है and ये water है, ठीक है। So μ1 is 1 and μ2 is let's say some mu, and height h पे object है, तो image कहाँ पर होगा? The height of the image as seen by an observer under water would be μ2 का वैल्यू mu, μ1 का वैल्यू 1 air है,
दैट विल बी म्यू एच। तो एक्चुअली म्यू इज ग्रेटर देन 1, सो इमेज यहां पर आ जाएगा, ठीक है। सो द ऑब्जर्वर अंडर वाटर विल सी द इमेज फर्दर अवे देन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। कितना हाइट पे? म्यू एच हाइट पे। एंड सपोज ऐसा है, अंडर वाटर ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे ऑब्जर्वर है, तो अब रिफ्रैक्ट जो इंसिडेंट रेज है वो किस में है? वाटर में। सो म्यू वन बिकम्स वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रिफ्रैक्टेड रेज आर इन एयर, सो म्यू टू बिकम्स 1। ऑलराइट, तो ये मेरा हाइट h है, सो h डैश इमेज का हाइट कितना हो जाएगा? म्यू टू विच इज 1 डिवाइड बाय म्यू वन विच इज म्यू इंटू h, so h by mu. So mu is greater than 1, image will be at h by mu. So h by mu is also called my apparent depth. So actual depth of the object is h, but when we observe it from the air, the image is at h by mu. तो वो कम है compared to the actual depth of the object. Okay, so ये वाला फॉर्मूला अपन याद रखेंगे। डेरिवेशन ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैंने कर लिया, सिंपल है इसलिए। बट दिस थिंग वी विल रिमेंबर। एंड अनदर थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर कि ऐसे प्लेन सरफेस में रिफ्रैक्शन में इमेज इज ऑलवेज फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट। मतलब क्या कि ऑब्जेक्ट ऊपर है तो इमेज भी ऊपर है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नीचे है तो इमेज भी नीचे है। ओके, देख लो। लेट्स डू अ क्वेश्चन दैट केम इन JEE 2023। अच्छा सा क्वेश्चन है ये। An ice cube has a bubble inside. When viewed from one side, the apparent distance of the bubble is 12 centimeters. When viewed from the opposite side, the apparent distance is 4 centimeters. The apparent distance is always measured from the surface through which you are observing. If the side of the ice cube is 24 centimeters, the refractive index of the cube is what? So, suppose मेरे पास ऐसा कुछ क्यूब है, ठीक है, एंड कुछ बबल यहाँ पर है, ठीक है। इट्स नॉट एट द सेंटर, अदरवाइज ये डिस्टेंस सेम होता। तो लेट्स से वी आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम फर्स्ट दिस साइड, देन ऑपोजिट साइड से ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ऊपर से अगर ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो h है हाइट, ये बबल इज द ऑब्जेक्ट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, ये एयर है। सो वी नो द फॉर्मूला फॉर अपैरेंट डेप्थ। उसका इमेज कहाँ पर आ जाएगा? h by mu, करेक्ट। सो h by mu is 12 सेंटीमीटर्स विच इज व्हाट इज गिवन टू अस। तो h का वैल्यू आ गया 12 म्यू, ठीक है। सिमिलरली दूसरे साइड से अगर मैं देखूं तो ये जो है नीचे से सरफेस बबल का डिस्टेंस कितना है? 24 माइनस एच, बिकॉज 24 सेंटीमीटर पूरा साइड ऑफ द क्यूब है। तो उसका इमेज कहां पर दिखेगा अभी? दिस हाइट h डैश वुड बी 24 माइनस एच डिवाइड बाय म्यू। दिस शुड बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर्स, राइट। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय म्यू इज माय अपैरेंट डेप्थ। सो ये 4 सेंटीमीटर्स। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा? 24 माइनस एच इज 12 म्यू शुड बी इक्वल टू 4 म्यू, ठीक है। सो म्यू का वैल्यू आ जाएगा 24 बाय 16, तो ये बन जाएगा 3/2। ओके, ऑलराइट, सो इट्स अ नाइस क्वेश्चन इन्वॉल्विंग द अपैरेंट डेप्थ फॉर्मूला। देख लो। लेट्स लुक एट अ क्वेश्चन दैट केम इन JEE 2023। मेरे पास एक कंटेनर है, उसमें बेस पर बल्ब है, 8 सेंटीमीटर हाइट का लिक्विड है, ऑफ वाटर है, ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, और एक मिरर है यहाँ पर which is 50 centimeters from the base, ठीक है। तो पूछा distance of the image of the bulb in the mirror, the distance is to be calculated from the bottom of the tank। तो सबसे पहले तो क्या होने वाला है? the light rays from the bulb are going to get refracted in the water surface। तो मुझे पता है कहाँ पर apparent depth कितना होगा, इमेज कुछ यहाँ पर बनेगा। the apparent depth would be h by mu, h मतलब 8 सेंटीमीटर से बल्ब का actual depth by mu मतलब 4/3, तो ये बन जाएगा 6 सेंटीमीटर, करेक्ट। तो 6 सेंटीमीटर पर मेरे पास इमेज बनेगा। Now this image will act as an object because जो rays निकलेंगे refracted rays, they'll be appearing to come from this image, so it will act as an object for the mirror। So mirror से कितने distance पर है? This is how much? 42 centimeters, right? So 42 plus 6, 48 नीचे है, तो ऊपर उसका final image बनेगा mirror कितना? 48 centimeters। Plane mirror में तो object image are equidistant from the mirror। So this image formed in the water surface by refraction acts as an object which is 48 centimeters below the mirror. The image in the mirror will be 48 centimeters above the mirror. Okay, तो हो गया मेरा बेस से कितना डिस्टेंस हो जाएगा इसका? 48 plus 50 which is 98 centimeters, ठीक है। So my answer would be 98 centimeter। देख लो। Now let's look at image formation in a slab। Suppose मेरे पास एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो यहाँ पर मेरे पास स्लैब है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, बाहर एयर है, यहाँ पर भी एयर है। तो अगर नीचे एक ऑब्जेक्ट है एट हाइट h, तो अगर एक ही सरफेस होता तो मुझे पता है कि कितना शिफ्ट होगा, राइट। वो अपना फॉर्मूला से पता है अपने को, म्यू 2 by म्यू 1 वाला। बट यहाँ पर दो सरफेसेस है, 2 बार शिफ्टिंग होगी। सो फाइनल रिजल्ट इज द इमेज
shifts, the final image is formed closer to the slab, and that shift between the object and the image is given by, let's say इसका thickness t है, t into 1 minus 1 by mu. And the shift of the image with respect to object is towards the slab, or you can say it's in the direction of incident rays. The incident rays of the object are going upwards, so the image is shifted upwards compared to the object. तो इसका डेरिवेशन नहीं कर रहा, बेसिकली 2 बार रिफ्रैक्शन करके निकालता है. ठीक है. अगर मेरे पास मल्टीपल स्लैब्स होंगे, मल्टीपल स्लैब्स होंगे और एक ऑब्जेक्ट है, तो द शिफ्ट, ये सपोज μ1 है, ये μ2 है, तो शिफ्ट वुड बी, लेट्स से ये t1 है, ये t2 है, जस्ट ऐड करना है. ठीक है. t1 into 1 minus 1 by μ1 plus t2 into 1 minus 1 by μ2 and so on and so forth. जितने भी स्लैब्स है उतना शिफ्ट ऐड करना है तुमको. ओके. तो यहाँ पर मेन थिंग टू रियलाइज इज दैट द शिफ्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट इधर हो, इधर हो, इधर हो, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द स्लैब डज नॉट मैटर. कहीं भी ऑब्जेक्ट हो, द शिफ्ट इज गोइंग टू बी अ फिक्स्ड अमाउंट. ओके. एक एप्लीकेशन देखते हैं, देख लो. Let's look at a question that came in J 2024. तो मेरे पास एक कंटेनर है जिसमें 2 लिक्विड्स है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 8/5 और इसका 3/2 दिया गया है, एंड दोनों लिक्विड्स का हाइट 6 सेंटीमीटर ईच दिया हुआ है, एंड बेस पर एक कॉइन रखा हुआ है. वी आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम द टॉप एंड वी वांट टू फाइंड द अपैरेंट डेप्थ ऑफ द कॉइन एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप. ठीक है. सो इसको हम लोग क्या करेंगे, वी कैन ट्रीट दीस लिक्विड्स एज 2 स्लैब्स. तो इट्स अ वेरी क्लेवर वे ऑफ डूइंग सच अ क्वेश्चन. यू ट्रीट इट एज 2 स्लैब्स, एंड अगर मेरे पास कॉइन यहाँ पर है, ट्रीटेड एज द ऑब्जेक्ट, सो द ऑब्जेक्ट विल शिफ्ट, द इमेज विल बी शिफ्टेड विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट. सो लेट्स से इमेज इज हियर. ठीक है. इट कैन बी एनीवेयर, इट डजंट मैटर. मतलब वो तो इमेज अपन कैलकुलेट करेंगे तो समझेगा मुझे कहाँ पर रहेगा. ठीक है. बट बेसिकली इमेज विल बी शिफ्टेड, तो इमेज का शिफ्ट निकाल देंगे ना, ऊपर से फिर मेजर करके अपैरेंट डेप्थ निकाल देंगे. ठीक है. तो पहले तो शिफ्ट कितना हो जाएगा 2 स्लैब के कारण, इंडिविजुअल स्लैब्स का शिफ्ट ऐड करना है बस. तो कितना हो जाएगा, फॉर्मूला क्या था, एक स्लैब का t into 1 minus 1 by mu. ठीक है. तो t मतलब कितना है इसका, 6 सेंटीमीटर है, 1 minus 1 by mu, तो ये 5/8 प्लस इसका भी थिकनेस 6 सेंटीमीटर है, 1 minus 1 by mu मतलब 2/3. ठीक है. तो देख लो क्या मिलेगा मुझे. 6 तो कॉमन ले लेता हूँ, सो दिस विल बिकम 3/8 प्लस 1/3. ठीक है. तो ये बन जाएगा 9 plus 8 which is 17 divided by 8 into 3, 4. तो 17/4 सेंटीमीटर्स इज द शिफ्ट. और पूरा कितना है, पूरा 12 सेंटीमीटर है. तो 17/4 सेंटीमीटर शिफ्ट है, तो ऊपर से जो अपैरेंट डेप्थ है वो h डैश कितना हो जाएगा, 12 minus 17/4. सो 48 minus 17/4 दैट विल बी 31/4 सेंटीमीटर. ठीक है. देख लो.